नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे शरबत जिहाद नया फसाद। दरअसल गर्मी का मौसम है और शरबत की डिमांड बहुत बढ़ती, कभी रूह खश तो कभी रूह अफ़ज़ा। ये हो सकता है कि हम जब ये बात करें तो लोग कहें कि क्या हम इनका विज्ञापन कर रहे हैं, लेकिन फसाद या विवाद इसी को लेकर है। कभी लव जिहाद की बात होती थी, कभी लैंड जिहाद की बात होती थी। अभी जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ लेजिस्लेटिव जिहाद आया हुआ है और अब शरबत जिहाद आया हुआ, क्योंकि बाबा रामदेव भी एक शरबत निकालते हैं और गर्मी में उन्होंने उस शरबत की मांग बढ़ाने के लिए कुछ बातें कहीं। अब वो जो बातें कहीं उसमें उन्होंने किसी कंपनी का नाम लिया नहीं लिया वो अभी मालूम चलेगा, हम उस पर एक क्लिपिंग चलाएंगे। लेकिन इससे लेकर देश भर के जो कांग्रेस के नेता या उनके समर्थक हैं, उसके अलावा कुछ हमारे मीडिया के साथी, अब मैं उन्हें मीडिया के साथी कहूं या मीडिया का चोला पहनकर मीडिया का काम करने वाले, क्योंकि मैं भी मान लो कम्युनिस्ट हूं तो मेरी बातचीत में कम्युनिस्ट का के प्रति लगाव नहीं नज़र आना चाहिए। मीडिया का पहला मकसद है कि आप दिल में किसी को भी रखें, लेकिन जब आप लिखें और बोलें तो तटस्थ दिखें। लेकिन मीडिया के तथाकथित साथी जो हैं वो शरबत की बोतल रखकर गिलास में शरबत भरकर पी रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, यानी वो जो जिहाद चल रहा है उसके खिलाफ किसी एक पक्ष के समर्थन में खड़े हो गए। और ये कम से कम मीडिया के लिए उचित नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो मीडिया से लोग उम्मीद करते हैं उनको लेकर हम बात करें तो शरबत जिहाद में बहुत सारे मीडिया कर्मी मैदान में आ गए हैं एक ब्रांड के पक्ष में, क्योंकि मीडिया कर्मी का कोई काम नहीं है कि किसी ब्रांड के पक्ष में जाके खड़ा होना या किसी को प्रमोट करना, किसी को डाउन करना। आज इसी पर करेंगे कि ये जो लव जिहाद है, उसके बाद शरबत जिहाद नया फसाद, इस पर दिग्विजय सिंह की भी हमारे पास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बाइट है। बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं ये भी सुनेंगे और इसके बाद फिर हम आएंगे चर्चा पर। उसके बाद मैं तारुफ करूंगा कि हमारे साथ जो साथी जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी स्काइप पर रहेंगे। स्टूडियो में है सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी जैन सिंह तोमर जी रहेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं बाबा रामदेव, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं। किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो है ही। तो बाबा रामदेव ने कहा कि मैंने तो नाम लिया नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर ये जिहाद हो रहा है तो शरबत जिहाद होने दीजिए। उन्होंने खुलकर कहा कि हमदर्द की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग हमदर्द के पक्ष में खड़े हैं। रूह अफ़ज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। हम हिमालय कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, लोग उसके पक्ष में खड़े। उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनियां इस्लाम के लिए काम करती हैं और सनातनियों को इसमें चिंता करने की ज़रूरत है। तो आज हम कहेंगे कि अब चीज़ें दो धाराओं में बट रही है देश में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक बात है कि मीडिया इसमें बट रहा है। हालांकि आज की चर्चा मीडिया पर नहीं है, लेकिन इस विषय पर मीडिया ने जो भूमिका अपनाई है, कुछ मीडिया के कर्मियों ने, मैं उनको अब मीडिया कर्मी के बजाय कथित मीडिया कर्मी का बात कहूँगा। दरअसल मैं भी शरबत जिहाद के पक्ष में खड़ा हो सकता हूँ। दो कंपनियां हैं, बाबा रामदेव की कंपनी है और रूह अफ़ज़ा की कंपनी, लेकिन हम किसी के पक्ष में नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को देश के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के जिहाद में पढ़ने की बात हम करें। तो चर्चा में जुड़ गए हमारे साथ सुरेश शर्मा जी स्काइप पर, फ़ोन पर हैं जैन सिंह तोमर जी और स्टूडियो में हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी। चर्चा की शुरुआत सुरेश जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो शरबत जिहाद है, सबको पता, कुछ नया नहीं है कि हमदर्द की क्या पॉलिसी है। वो दवाएं बनाते तो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ कैसे कर्मचारी काम करते हैं, हम इस बात पर नहीं पढ़ना चाहते। हम सिर्फ इस पर बात करना चाहते हैं कि अगर बाबा रामदेव ने किसी कंपनी या ब्रांड का नाम नहीं लिया था तो फिर उस कंपनी के लोग क्यों उछलकर इसमें सामने आए। यानी वो इस बारे में एक साफ लाइन खींचना चाहते हैं। अगर ये लाइन खींचेगी तो ना तो उस कंपनी के हित में है
और ना देश के हित में है। हो सकता है कि कुछ मीडिया कर्मी किसी एक विचारधारा के पक्ष में खड़ा होकर अपनी टीआरपी बढ़ा लें, यूट्यूब में उनके फॉलोअर बढ़ जाएं, क्योंकि जब आप लाइन खींचेंगे तो जाहिर है कि गुटबाजी शुरू हो जाएगी। तो पत्रकारिता गुटबाजी का काम नहीं है। आपकी राय, ये शरबत जिहाद कहाँ तक जाएगा और इससे कितना नफा नुकसान देश को और समाज को होने वाला है? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस समय देश जो है एक विशेष उथल पुथल से के बीच से गुजर रहा है। आप हर किसी विषय पर यही सब देख रहे हैं और इसका जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो सर्वधर्म समभाव से अल्पसंख्यकवाद की ओर चली गई और अल्पसंख्यकवाद का जो तोड़ था वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति के माध्यम से दिया जाने लगा। और ये उथल पुथल जो है वो तब तक होगी जब तक कुछ राजनीतिक दलों का सफाया नहीं हो जाता। इसलिए इसकी हमको उथल पुथल के रुकने की प्रतीक्षा करना चाहिए। अब इसमें व्यापार भी जुड़ गया, इसमें लोग पार्टी बनते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का इसी आधार पर पूछ परख होती है, उनकी राजनीति होती है। आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं कि दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह के शिष्य हैं और अर्जुन सिंह ने जेल के शिक्षों में खड़े होकर के कांग्रेस को समाप्त करने की सौगंध खाई थी। उस सौगंध को अर्जुन सिंह जी कम पूरा कर पाए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने पूरे तौर पर मटिया मेट कर दिया उसको। आज जब बीच में कूदने वाली बात पर यदि आपको मैं एक तार्किक बात कहूं तो ये हम समझ सकते हैं कि अभी वक्फ बिल के ऊपर राज्यसभा में बड़ा हंगामा हुआ था और उस हंगामे में बिना नाम लिए सुधांशु जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो 26/11 में फला फला वगैरह वगैरह, उनने अपना एक लंबा भाषण दिया। तो दिग्विजय सिंह खड़े हो गए कि भाई हमारा नाम लेकर के आप कैसे कह रहे हो, हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो अमित शाह जी ने कहा कि आपका नाम लिया ही कहाँ गया है। तो बीच में लपक करके उड़ता तीर लपकने की आदत दिग्विजय सिंह जी को तो बहुत दिन से है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कोशिश करते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी वो अपने आप को हीरो बना ले और मुस्लिम समर्थक होकर के, और आप उनकी दुर्गति को इसी से समझ सकते हैं। राजधानी जैसी जगह में वो लोकसभा हारे और अगली बार का लोकसभा चुनाव जो है वो अपने ही जिसका क्षेत्र में उनका राजवाड़ा चलता था वहां भी वो हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या पॉलिटिकल स्थिति हो गई है और ये ले दे करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस जो है धीरे धीरे उठ करके, क्योंकि आपने अभी वक्फ बिल पे देखा कि 14 राजनीतिक पार्टियां ऐसी थी जो समर्थन कर रही थी, यानी कि मुस्लिम वोटों के लिए 14 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई चल रही थी। और सनातन जिनकी बात कर रहे हैं, हिंदू या बहुसंख्यकवाद की आप बात कर रहे हैं, तो केवल 2 या 3 राजनीतिक पार्टियां थी, जिसमें शिवसेना शिंदे वाली और बीजेपी। तो आप इस तुलनात्मक गणित को देख लीजिए। दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ पत्रकार हमारे साथी हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं और हम बिल्कुल आलोचना से परे हट करके ये बात कहते हैं कि अनेकों पत्रकार इस देश में ऐसे हैं जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। और मुझे कभी इस बात पर संकोच नहीं रहा, मैं बहुत स्पष्ट और मेरी सोच के साथ ये बात कहता हूं कि भाई मैं भी राष्ट्रवादी पत्रकारिता का पक्षधर हूं, लेकिन आपने मेरी लेखनी में किसी की चापलूसी नहीं देखी होगी। यदि मुझे कहना है अंतिम ध्येय जो है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। उसके आधार पर आप भला किसका करना चाहते हैं, बुरा किसका करना चाहते हैं। तो देश का भला करना चाहते हैं हम, इस प्रकार की जर्नलिज्म आज देश में होने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल नहीं है ये कोई अंजुम है या कोई ये जो पुराने बड़े बड़े नाम एक जमाने में हुआ करते थे सब सड़क पर आ गए, क्योंकि वो अपने उस काम के कारण आ गए, क्योंकि वो सुबह से शाम तक केवल ही राष्ट्रवाद की, सनातन की और जो हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति उसकी आलोचना करके वो अपने आप को पत्रकार मानते थे। बिल्कुल यही स्थिति धीरे धीरे ब्रांडेड में बन रही है। यही स्थिति जो है और तो और खाने पीने की वस्तुओं में भी बनने लग गया कि साहब ये उनकी शर्मा जी, इसमें ये जो परिस्थिति, इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि आलोचना बिल्कुल करें, सनातन की आलोचना भी करें, बीजेपी की करें, कम्युनिस्ट की करें, कांग्रेस की करें, लेकिन सिर्फ एक पक्ष पे खड़े ना हो। अगर सनातन की आलोचना हो रही है तो फिर दीगर धर्मों में जो गलतियां उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक पक्ष में खड़े होंगे तो फिर मैंने कई बार कहा है, एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा आपकी बातचीत के बीच में, कि एक जमाने में पत्रकारिता देवी में मंदिर में देवी की तरह स्थापित थी। फिर जब गिरावट आई और इसमें वो देवी जो है मंदिर से निकलकर मुजरे खाने में आ गई। और आज की जो पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ मेरी एक लाइन, और उसके बाद वो पत्रकारिता अब कहाँ आ गई है वो आप देख सकते हैं कि रेड लाइट एरिया में है। ये मेरा कहना है कि गिरावट का मामला ही है। मैं इससे सहमति नहीं दे रहा हूं। अलग बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए,
पत्रकारिता में कोई अंतर नहीं आया। पत्रकारिता में केवल एक चीज का, मैं ये कह रहा हूँ, ट्रेन पटरी बदल रही है। खुद करके वामपंथी पत्रकारिता हुई है इस देश में, सारी दुनिया जानती है। कुलदीप नैयर साहब हो चाहे और खुशवंत सिंह साहब हो चाहे, उसके बाद पूरी कारपोरेट जर्नलिज्म हुई है। जो बड़े बड़े अखबार जिन्होंने बाद में धंधे के लिए अखबार निकाले हैं, उन लोगों के यहाँ कारपोरेट जर्नलिज्म हुई है। और अब जो देश में एक परिवर्तन आ रहा है वो राष्ट्रवाद की पत्रकारिता का आ रहा है। देश का भला करिए, देश के लिए पत्रकारिता करिए। कोई कोठे पे नहीं बैठी और कोई पत्रकारिता जो है वो मंदिर से नहीं निकली। आप पत्रकारिता संगठन के पुरोधा हैं, इसलिए हम इस पे विवाद पे नहीं जाएंगे। ये वही मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत हम कभी भी कर लेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, कुल मिलाकर ये है कि मेरा कहना ये कारपोरेट जर्नलिज्म जो हो रहा है उसकी कहना दरकार ये नहीं है। राघवेंद्र जी कि आज जो ब्रांड के नाम पर भी, व्यापार के नाम पर भी जो विभाजन किया जा रहा है वो किसी भी रूप में सही नहीं है। किसी एक का डाउनफॉल होगा, चाहे पतंजलि का डाउनफॉल करने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे जो है मुस्लिम समर्थक लोग आते हों, या पतंजलि रूह अफ़ज़ा के लिए टिप्पणी करने वाले लोग आते हों। तो मुझे ये लगता है कि ये व्यापार की दृष्टि से किसी भी उत्पाद को कौम में बांटने की प्रवृत्ति जो है ये बहुत गलत है। ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनली आप और हमारा रोज का अनुभव है कि इंटरनली ये संदेश दिए जाते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू दुकानदारों से सामान नहीं खरीदे, ये कहा जाता है। तो खुल्लम खुल्ला ये हिंदू समाज के लोग भी ऐसा कहने लग गए हैं। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये प्रवृत्ति देश के लिए अच्छी नहीं है। उसी दुष्प्रवृत्ति पर बात कर रहे हैं कि ये किसी के लिए ठीक नहीं है। एक समय होता है कि जब कोई फिल्म आती है तो कहते हैं कि उस फिल्म पर विवाद कर दो ताकि वो जनता के बीच में मशहूर हो जाए और लोग उसको देखने पहुंचे। कई लोग अपनी किताब को मशहूर करने के लिए उसको विवादित करते हैं ताकि वो किताब मशहूर हो जाए, लोग उसको खरीदें। मुझे लगता है कि अगर ये विवाद कुछ हमारे कथित पत्रकार कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं, तो इसमें तो बाबा रामदेव के ही शरबत का एक तरह से प्रचार हो जाएगा, क्योंकि दूसरा ब्रांड तो वर्षों से स्थापित है। तो कहीं ना कहीं ये जाने अनजाने में बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट है उसके ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं। तो हम इसी पर बात करना चाहते हैं कि देश की पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है कि बीजेपी को गाली बकते बकते लोग बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए और लाभ भाजपा को हो गया। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो बीजेपी की पिच पे खेल रहे हैं। और शरबत के मामले में लगता है कि बाबा रामदेव की पिच पर सब लोग खेल रहे हैं। जो समझदार अपने आप को पत्रकार मानते थे वो भी, और समझदार पॉलिटिशियन जो अपने आप को मानते थे वो भी बाबा रामदेव की पिच पर खेल रहे हैं, और आगे पीछे उन्हीं को फायदा होने वाला है। ये विवाद जितने जल्दी खत्म हो उतना बाबा रामदेव को फायदा पहुंचने में कमी आएगी, मेरा ये मानना है। अगर वो चतुर चालाक होंगे तो जरूर इसको समझेंगे, वरना बेड़ा गर्क तो वो कर ही रहे हैं, खुद का भी और पार्टी का भी। हमारे साथ जुड़े हैं जयंत तोमर जी। जयंत सिंह तोमर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते राघव। ये विवाद तो चलते रहेंगे देश में, क्योंकि देश ने बड़े बड़े विवाद देखे सुने और उसका हल निकाला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो विवाद की वजह बन रही है वो हिंदू मुसलमान के बीच की बातें हो रही है और उसको हवा दे रहे हैं पॉलिटिशियन। और दुखद यह है कि उसमें कथित पत्रकार भी शामिल हो गए जिनको पहले हम बड़ा नाम मानते थे, लेकिन वो पत्रकार भी जब सामने बोतल रखकर उस शरबत को पिएंगे, इसका मतलब कि आप उस ब्रांड के या तो नौकर हो गए हैं या उससे आपको पैसा मिल गया है, क्योंकि आपको ज़रूरत क्या पड़ी है। हम भी आज की चर्चा में कोई ब्रांड रख सकते थे शरबत का और कहते कि ये बोलते कुछ सिर्फ उसको रखकर उसका प्रचार करते। तो पत्रकारिता की गिरावट तो जग जाहिर है, लेकिन इस पूरे मामले में लाभ बाबा रामदेव को होने वाला है। आपकी राय, ये शरबत जिहाद, ये लव जिहाद, ये लेजिस्लेटिव जिहाद जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये सब क्या देश को किस तरफ लेके जाने वाला है? जी राघवेंद्र जी, इस तरह के मुद्दे जो उठ रहे हैं उनसे ये तो है जो बुनियादी मुद्दे हैं वो पीछे रह जाते हैं जी। लेकिन अगर हम लोग इतिहास में झांकें तो हम सबको पता ही होगा कि ये हमदर्द जो फाउंडेशन है जिसने ये रूह अफ़ज़ा बनाना शुरू किया 1906 की बात है, और इसी संस्था द्वारा एक विश्वविद्यालय संचालित होता है। हम सबको ये भी मालूम हुआ कि 1920 में दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की शुरुआत हुई। ये उदारवादी और राष्ट्रवादी तो मुसलमान थे, उन्होंने, जिसमें जाकिर हुसैन थे और बड़े विद्वान थे, उन्होंने शुरू किया। महात्मा गांधी का आशीर्वाद मिला और बहुत ही संकट की स्थिति से ये संस्था जामिया मिलिया इस्लामिया निकल के आई। गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो इसके लिए मैं भीख भी मांगने को तैयार हूँ। तो दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह की संस्थाएं हैं। हम तो सब उम्मीद करते हैं कि ये निश्चित रूप से उदारवादी दृष्टिकोण से काम करती होंगी,
अगर ये जो आरोप लगा है कि रूह अफ़ज़ा से जो फायदा होता है, मुनाफा होता है, उससे खास धर्म के लिए उपासना स्थल बनाए जाते हैं, तो इसके उचित और अनुचित पक्ष पर तो जाना पड़ेगा। इसकी ठीक से निश्चित रूप से जांच भी होनी चाहिए। जहाँ तक दिव्य सिंह जी ने जो कहा है बाबा रामदेव के विषय में, तो बाबा रामदेव भी एक विवादित व्यक्ति हैं और उनके ऊपर बहुत से आरोप हैं, आक्षेप हैं। और हम तो ये कहेंगे कि स्वदेशी के नारे के साथ जो भाजपा आई थी, वो स्वदेशी सिर्फ बाबा रामदेव तक सीमित होकर किस तरह से रह गया, वो पूरे भारतवर्ष में क्यों नहीं फैला। तो ये मुद्दा लेकिन अलग से चर्चा का विषय है। रूह अफ़ज़ा के मुद्दे पर अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो फिर इसे बहुत सुलझे हुए ढंग से हम सबको इस पर विचार करना चाहिए और ये विवाद यथाशीघ्र सुलझना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल आपने गांधी जी का जिक्र किया और जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का जिक्र किया। शुरुआत में कांग्रेस ने तो देश को आज़ादी दिलाई, फिर कांग्रेस ने देश पर 50 साल राज भी किया एक तरफा, लेकिन अब उसी कांग्रेस को 2-3 राज्यों में देश की जनता ने समेट दिया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पुरोधा रहे, उनकी नीति से कांग्रेस भटकी, तभी तो वो देश भर के 2 राज्यों में सिमट कर रह गई, 3 राज्यों में। और दिल्ली जैसी शहर जो राजधानी भी है देश की, वहाँ पिछले 10 सालों से खाता भी नहीं खोल पाई। तो हमें लगता है कि चाहे वो जामिया इस्लामिया हो, हमदर्द हो, कांग्रेस हो, अगर उनके बारे में कोई विवाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो रॉन्ग साइड पर होंगे, तभी देश उनको खारिज कर रहा है। तो ये मेरा कहना सिर्फ इतना था कि गांधी जी ने काम किया जामिया इस्लामिया के लिए, वो हमदर्द वाले विश्वविद्यालय बना रहे थे, उस समय वो बेशक बहुत अच्छे होंगे, तभी देश ने उनको सिर माथे लिया। लेकिन अगर जो आपने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए कि वो उसकी आय को, उसके मुनाफे को किसी अगर एक काम पर लगा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तक हमदर्द की तरफ से कोई खंडन नहीं आया इसका, इस तरह के आरोप का। तो आने वाले दिनों में उनको अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। और जहाँ तक जिहादों की बात है, जिहादों के मामले में देश में जिहादों को कोई जगह नहीं है। जिहाद को जगह थी तो पाकिस्तान बन गया, जिहाद को जगह थी तो पाकिस्तान से एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। अब भारत में जिहाद के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग यहाँ हैं उनको समरसता से रहने की ज़रूरत है, ना कि जिहाद जैसे पचड़ों में उलझकर अपने आप को उलझाने की। आपकी राय डॉक्टर भूपेंद्र जी? आपने सुरेश शर्मा जी को सुना, आपने जयंत जी की बहुत सदी हुई बात सुनी और ये भी उन्होंने चिंता जताई कि ये सब कहीं ना कहीं बंद होने की ज़रूरत है। इस पर, इसका कटाक्ष विवादों का, इसमें लाभ कम नुकसान ज़्यादा है। आपको क्या लगता है? जी, निश्चित रूप से देखिए, दोनों व्यावसायिक संगठन हैं, चाहे हमदर्द हो चाहे पतंजलि हो। अब उन लोगों ने की प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर उन्होंने बिना नाम लिए रामदेव जी ने कहा है तो उसको उनकी प्रतिस्पर्धा माननी चाहिए और व्यावसायिक दृष्टि से इसको मानना चाहिए। लेकिन राजनीतिकरण होने लगा, जिस तरह से राजनीति की पार्टियां आने लगी, सामने आ जाती हैं, तुरंत फ्रंट पे खेलने लगती, तो ये विषय निश्चित रूप से फिर एक वर्ग विशेष का बन जाता है। मैं भी देख रहा था कि उनको लगभग 600 करोड़ रुपए का आमदनी है साल भर में, और जिसका 85% वो टेस्ट में देते हैं, उनका जो टेस्ट है, और टेस्ट से वो कहते हैं कि हमारी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। लेकिन उनने जो आरोप लगाए हैं वो निश्चित रूप से बड़े संवेदनशील और गंभीर आरोप हैं। और निश्चित रूप से अगर इस पक्ष में लोग आए हैं, जैसे दिग्विजय जी इस पक्ष में आ गए हैं कि उन्होंने जिस तरह से कहा है रामदेव जी ने, तो इस तरह से दूसरे पक्ष को भी उनकी जांच के लिए आदेश करने चाहिए और उनके पक्ष को पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अब जो बिंदु निकल गया है तो अब वो उसी दिशा में तय हो पाएगा जब उसकी जांच होगी और उसकी निष्पक्षता से रूप में होगा। अब दूसरी बात यह है कि ये देश, आपने भी अपने शुरू में भी कहा कि जिस देश में वर्गीकृत हो चुका है, जिस देश विभाजन हो चुका है, अब इस देश में शांति और समरसता की भावना चाहिए। अब ये नहीं चाहिए कि अल्पसंख्यकों को एक जिनका जितनी आबादी है उनसे ज़्यादा उनको फायदे मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो राजनीति में इस तरह से गोल आते हैं और राजनीति इस तरह से तय भी होती है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब जागरूक नागरिक है और राष्ट्रवाद की एक लहर बन रही है, और राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव बन रहा है निश्चित रूप से वो राष्ट्र को आगे ले जा रहा है। प्रगतिशील भारत बन रहा है, 2047 की भारत की कल्पना हो रही है। उस कल्पना में ये बिंदु नगण्य है और निश्चित रूप से नई पीढ़ी इस चीज़ को नगा देगी
और राष्ट्रवाद के कारण हमारे देश को जो प्रगति बढ़ेगी, और जिस तरह से ओछी राजनीति जिस तरह से की जा रही है, और अगर वो लोग सही हैं तो आगे अपने स्टेटमेंट दें और अपनी जांच कराने के लिए कटिबद्ध करें। जिस तरह से और बहुसंख्यकों की संस्थाओं की जांच के लिए लोग बाग आ जाते हैं, राजनीतिक दल वाले लोग और दूसरे संगठन लोग आ जाते हैं, तो ये समाज में विखंडन की आवश्यकता नहीं है। अब समाज परिपक्व है और इस तरह से ये देख चुका है। दरअसल कुछ ताकतें ऐसी हैं जो विवादों को सीधे अदालत ले जाती हैं, और कुछ ताकतें ऐसी जो उनकी तरफ से बड़ी बेफिक्र होती हैं, उनकी अनदेखी करती है। तो दो तरह की धारा है। एक धारा ये कि अगर आपने आलपिन भी चुभाई तो ऐसा हंगामा करते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, और दूसरी धारा ये कि आप सर्वस्व ले जाओ तो भी वो खामोश रहते हैं। तो दो धाराएं चल रही है, उसमें या तो दूसरी धारा को बराबर से आना पड़ेगा हंगामा करने के लिए, लेकिन वो देश के हित में नहीं है। और जो ऐसी विचारधारा जो आलपिन चुभने पर बात करती कि तलवार मार दी किसी ने, उनको भी अपनी विचारधारा को या अपने कामकाज को संयमित करने की जरूरत है, अन्यथा ये इस तरह के मामले तिल के ताड़ बनते रहेंगे। शर्मा जी, आपकी इसमें राय? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में एक बेसिक बदलाव हो रहा है। जैसा मैंने पिछली बार कहा, उस बात का मैं दूसरे स्वरूप में कहता हूँ। बेसिक बदलाव हो रहा है। जो काम करने के तौर तरीके थे, सरकार चलाने के तौर तरीके थे, खबर पत्रकारिता के तौर तरीके थे, व्यापार व्यवसाय के तौर तरीके थे, इन सब में एक बेसिक परिवर्तन आ रहा है। और ये जो बेसिक परिवर्तन है, इसने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत हाईएस्ट स्थिति में पहुंचाया है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भारत की मूल व्यवसायिक विचारधारा है, यदि हम उसके अनुरूप चलते हैं तो उसके आधार पर जो है, मुझे लगता है ज्यादा हमें बेनिफिट हो रहा है। जहां तक स्वदेशी का और इन सब चीजों का प्रश्न है, तो स्वदेशी कोई बाबा रामदेव के घर में जाकर के रुक गई होगी, ऐसा नहीं है। ये अवधारणा जो है बहुत ही समीक्षा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो सकता है कि बाबा रामदेव का काम। लेकिन आप कभी कल्पना करिए कि जिस देश का सुबेरे जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद से होता था, और जब हम रात में सोने के लिए जाते थे तब हम जो है गुड नाइट लगाते थे, तो ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जो चीजें हुआ करती थी। आज इस देश ने अपने पांव पर खड़े होकर के बहुत बड़ा संदेश दिया है। आप ये केवल 10 बरस में मुंह भर लेंगे 70 बरस के प्रयासों को, मुझे नहीं लगता, लेकिन जितना भी हुआ है वो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके अंदर एक आदमी ने बहुत जल्दी से पहल कर ली और वो तेजी से सामने आ गया, इसलिए वो व्यापारी ठग और न जाने क्या क्या दिखने लग जाता है, क्योंकि आपने उनके चंदा स्रोत को बंद कर दिया, इसलिए वो आपके आलोचना का केंद्र हो गया। एक सबसे बड़ी बात जो राघवेंद्र जी समझने की है वो ये है, इसमें कोई शक संशय है ही नहीं कि आप ये देखिए कि जो बाबा रामदेव की आइडियोलॉजी, व्यापारिक आइडियोलॉजी है, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, वो समन्वय की तरफ जा रही है। यदि इसको सनातन से जोड़ा जाए तब भी यही शब्द बोले जाएंगे। लेकिन आप हमदर्द और रूह अफ़ज़ा वगैरह की बात करेंगे तो ये सारे लोग अंत में हिंसा तक जाकर के पहुंचते हैं। इनका अंत हिंसा होता है। आप सनातन संस्कृति का कोई हिंसात्मक अंश नहीं है, तो लेकिन वो होता है, आप उसको हिंसा में देख लीजिए। आप मुर्शिदाबाद चले जाइए और आप लूट के ले जाते। अजरब बात यह है कि एक लाइन और कि हिंसा करने के बाद आप लूट रहे हैं, इसका मतलब आप योजनाबद्ध तरीके से हिंसा कर रहे हैं। और तीसरा मैं ये कह रहा हूं कि शांति, सेवा, सद्भाव की बात करते करते धर्मांतरण होने लग जाता है। तो ये एक बेसिक अंतर है, और इसी बेसिक अंतर को समझना मुझे तो लगता है दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए। बिल्कुल। जयंत जी, आपकी राय इस पूरे मामले में कि आपने कहा था कि ये स्वदेशी का आंदोलन सिर्फ एक जगह के क्यों रुक जाता है? मुझे लगता है कि स्वदेशी के आंदोलन तो चल रहे होंगे, लेकिन बाबा रामदेव इस मामले में बहुत चतुर रहे, बहुत वो खुद ही बन गए उसके ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने कहीं किसी अमिताभ बच्चन या किसी मालिक को उसका नहीं बनाया ब्रांड एम्बेसडर। वो योगी भी हैं, वो दवा के जानकार भी हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी संस्थाओं को अगर उनका अनुकरण ना करें तो वो जो भी कुछ कर रही हैं बताना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि काम कर रही है। जंगल में कई लोग मोर नचा रहे होंगे। हमें लगता है कि बाबा रामदेव ने उस जंगल के मोर को सबके सामने ला के रखा, और बाकी लोग भी काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि देश में कोई स्वदेशी के लिए काम नहीं कर रहा होगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। जो भी व्यावसायिक व्यापारिक संस्थाएं हैं जी, उनके भी अपने उसूल होने चाहिए, नीति होनी चाहिए, और उससे देश को, देश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। यही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल धंधे में तो मैं नहीं मानता कोई उसूल होता होगा, चाहे वो पान की दुकान वाला हो, चाय वाला हो, या फिर वो कारपोरेट ऑफिस के हो। धंधे का मतलब है कि 100 फर्जी कंपनियां बनाइए, टैक्स बचाइए और फिर दूसरा काम करिए। तो ये आदर्श स्थिति ना तो धंधे में है, ना सियासत में है, और ना पत्रकारिता में बची है। मैं बार बार पत्रकारिता को इसी टारगेट करता हूँ कि
हम उसी पेशे से जुड़े हुए हैं और कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती जो अप्रिय लगती हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद ही और वैसे लोग भी हैं जो शरबत रखकर उनका विज्ञापन करते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है, मेरा मानना ये। कोई अंतिम टिप्पणी आपकी, बहुत छोटी सी, समय खत्म हो चला है भूपेंद्र जी। जी, निश्चित रूप से इस तरह से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश राजनीति पार्टी कर रही है और जो विभाजन करती हैं, ये देश के लिए हित नहीं है। और राजनीति हमेशा देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए है, इसके लिए बचना चाहिए। और आज देख रहे हैं कि जो 50 साल तक सत्ता में रही वो पार्टी आज कहाँ हाशिए पे है, तो इसलिए उनको इससे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, सियासत और शरबत पर जिहाद करने वालों को एक बार अपने भीतर झांकने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सियासत अगर ठीक चलेगी तो देश बढ़ेगा, और अगर व्यापारी ठीक से काम करेंगे तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा। तो शरबत पर जिहाद, ये नया फसाद, उम्मीद करते हैं कि जल्दी खत्म हो और फिर लोग इस गर्मी के मौसम में जो बैसाख आ रहा है, जेठ आने वाला है, शरबत का आनंद लें और ठंडाई महसूस करें। हम तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये जो उबाल है ये ठंडा हो जल्दी से। सुरेश जी, आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। जयंत सिंह तोमर जी, आपका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया जी, आपका भी बहुत साधुवाद कि आप इस चर्चा में शामिल हुए। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।